नमस्कार, हमें फिक्र है आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आजकल युवाओं में दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ा है। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि कुछ बच्चे में भी हार्ट की समस्याएं देखी गई हैं। छोटे बच्चों और शिशुओं में भी कई बार कार्डियक रोग विकसित हो जाते हैं। शरीर में जब कोई बदलाव हो रहा होता है तो उसके लक्षण साफ तौर पर नजर आने लगते हैं। दिल की बीमारी के साथ भी कुछ ऐसा ही है और बच्चों में ये समस्या काफी गंभीर हो सकती है। दरअसल बच्चों में दिल की बीमारी पैदा होने के साथ ही हो सकती है। इसके अलावा ये जेनेटिक कारणों से भी होती है। छोटे बच्चों के शरीर में हो रहे बदलाव को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे, उनके जरिए समझेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमावत साहब हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं चाइल्ड पीजीआई के। सर स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शालिनी पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। मैम आपका भी बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हमारे एक्सपर्ट्स से आपने देखा समझा उनसे हमने आपका तारुफ कराया, लेकिन बचाव और इससे परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है, इससे जानने समझने के लिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार मैं आपको बता देता हूं, उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 0120715826 ये है पहला नंबर। दूसरा नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है उसको भी बोल रहा हूं, 0120715787। तो ये दो नंबर हम आपको बता रहे हैं। अपना सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपना प्रश्न जो भी है हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं। शुरुआत में मुकेश जी आपसे करना चाहूंगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है क्या, नवजातों में भी हो सकता है क्या, इसकी वजह क्या है, इस पर मैं आपका रिएक्शन प्रतिक्रिया सबसे पहले चाहूंगा सर। देखिए आशीष जी, अमूमन तौर पे कार्डियक अरेस्ट से लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक आना जी। जब भी किसी की डेथ होती है उसको हम मेडिकल टर्म्स में कार्डियक अरेस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन मेकर है वो है हार्ट, कि वो उसकी लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जो ये वर्ड है कार्डियक अरेस्ट, ये गलत तरीके से यूज होता है। हाँ, लेकिन जो आपका सवाल है उसका मैं आपको सही जवाब देने में इच्छुक हूँ कि आपने पूछा कि कार्डियक अरेस्ट, जो आपका मतलब था कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम एमआई कहते हैं, या हार्ट अटैक कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। हार्ट अटैक अमूमन तौर पे 40-45 की उम्र के बाद देखा जाता है, और लेकिन अभी कुछ दिनों से, जैसे पोस्ट कोविड स्पेशली, ये यंग एज में भी देखा जा रहा है, 20 की उम्र में भी, 25 की उम्र में भी, तो ये अब काफ़ी कॉमन होने लगा है। और जहाँ तक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है या मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि एक तो जिम के प्रति जो लोगों का अट्रैक्शन बनता जा रहा है, जो उनका दीवानगीपन है जिम के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो एक इसका मुख्य कारण है। क्योंकि वहाँ पर जिम में उनको बोला जाता है कि दे हैव टू टेक वे प्रोटीन्स। अब जो वे प्रोटीन्स हैं इनमें काफ़ी जो क्वालिटी के इश्यूज हैं, क्योंकि इनमें स्टेरॉइड्स की मात्रा कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी वेसल्स जो हैं वो स्टेनोटिक हो जाती हैं और ये हार्ट अटैक के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो इसलिए अर्ली एज में भी हार्ट अटैक के चांसेस है। दूसरा एक कारण है कि जो ये हमारा कोविड था, जो हमने 2 साल कोविड लगभग जो है 80% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर चुका था, इसकी वजह से भी ये देखने में आ रहा है कि हार्ट की जो फंक्शनैलिटी है, लंग्स का जो कैपेसिटी है, वो दोनों ही कम हो गया है। तो उसकी वजह से भी ये हार्ट अटैक ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिसको हम एमआई कहते हैं। मतलब लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरी बड़ी चीज़ है कि आफ्टर कोविड के जो इफेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, और उसकी वजह से हमें बेहद ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता इसमें होती है। मैम, मैं अब आपका रुख करूंगा। छोटे बच्चों में दिल की बीमारियों के क्या लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे भांप सकते हैं? चूंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे। जी आशीष जी, मैं शुरू में क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चों में जो रोग होते हैं, जो हृदय से रिलेटेड होते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल, जो कि हार्ट की बनावट में कहीं कोई कमी है तो उस तरह का होता है,
या फिर बाद में बच्चा कुछ एक्वायर करता है, जैसे कोई इन्फेक्शन एक्वायर करता है या कोई रिदम डिसऑर्डर वो एक्वायर करता है। तो ये 2 तरह के बीमारियां हो सकती हैं। तो जब नवजात शिशु पैदा होता है, जब वो माँ के पेट में होता है, तो हार्ट, क्योंकि उसका फंक्शन वैसा नहीं होता, क्योंकि उसको अम्बिलिकल कॉर्ड से सारा खाना पीना और खून और ऑक्सीजन मिल रहा होता है, तो हार्ट को उस तरह से पंप नहीं करना होता। तो तरह तरह के छेद ऑलरेडी फिजियोलॉजिकल तरीके से दिल में बने होते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और पहली सांस लेता है तो ये छेद फटाफट बंद होने लगते हैं। पर कुछ बच्चों में ये छेद गलत तरीके से भी बने होते हैं, या गलत जगह पे बने होते हैं, या ज़्यादा दिनों तक खुले रह जाते हैं किसी कारण से। तो ऐसे में माँ ये अगर ध्यान दे बच्चे के ऊपर, तो वो ये सबसे पहले नोटिस करेगी कि बच्चा या तो नीले रंग का है या ज़रूरत से ज़्यादा पेल लग रहा है बच्चे को। उसके अलावा दूसरा, उसको सांस लेने में कोई तकलीफ हो सकती है, या तो जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा या उसकी सांस से थोड़ा एक्स्ट्रा आवाज़ आती होगी। तीसरी चीज़, जब माँ दूध पिलाने की कोशिश करेगी तो माँ ये देखेगी या तो बच्चा लगातार दूध पीने में उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है, या फिर वो दूध पीता है छोड़ देता है, पीता है छोड़ देता है, और एक आम बच्चे जितना समय लेते हैं दूध पीने से उससे कहीं ज़्यादा समय ले रहा है। और एक जो बड़ा हॉलमार्क साइन है कि बच्चे को स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है। तो ये चीज़ माँ तुरंत नोट करती है कि मेरा बच्चा जब दूध पीता है तो एक तो ठीक से पी नहीं पाता और थक जल्दी जाता है और उसको पसीना बहुत आता है। तो ये कुछ कॉमन साइंस हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी पिकअप किए जा सकते हैं। और अगर ऐसे कुछ साइंस आपको नजर आते हैं तो आप तत्काल अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे बेहतर जो है आपको कोई बता नहीं सकता। और बच्चों की झाड़ फूंक से बेहतर है, किस तरीके की कोई समस्या आपको नजर आए तो तत्काल डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। मुकेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चा होती, बहुत सारी बातें होती, बहुत सारा ज्ञान हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। चूंकि आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, कौन ज्यादा खतरनाक कौन कम। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्डियक अरेस्ट जो है मेडिकल टर्म्स में हार्ट का रुकना है जी, और हार्ट अटैक जो एक मिसनोमर है वो एक्चुअली हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और हार्ट को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो हार्ट जो है धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाता है और वो रुक जाता है। तो ये प्रोसीजर है, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है एक प्रोसीजर है, और जो ये कार्डियक अरेस्ट ये एंड पॉइंट है। तो जो हार्ट अटैक होता है वो उसमें ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट की फंक्शनैलिटी में रुकावट आती है, दिक्कत आती है, जिससे चेस्ट पेन अराइज होता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई मैच नहीं कर रही है। तो मरीज को जो है छाती में दर्द महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। ये है हार्ट अटैक के साइन और सिम्टम्स। मुकेश जी, एक चीज़ और हम देखते हैं, क्योंकि चूंकि आज के जो हमारी लाइफस्टाइल है, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में बताया कि भाई हमारे एज के लड़के जो है जिम जाना चाहते हैं, जिम जाते हैं तो उनको वे प्रोटीन लेने के लिए कहा जाता है, वो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें लेती हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जिससे उनकी हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट अटैक्स आते हैं, जिम में ही गिर जाते हैं, करते करते फेंट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ऐसी खबरें आजकल हम बहुत देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सर, हम जंक फूड की बात करते हैं, हम इसकी ऑयल्स की बात करते हैं, हम इन चीज़ों की बात करते हैं जो आजकल खाने पीने में बहुत तेज हो गए। इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट नूडल का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि फटाफट तैयार कोई चीज मिल जाए। बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें इसके चक्कर में लोग खा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसा बताते हैं कि हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन जब हम बात बच्चों की तरफ जाते हैं, बच्चों की जब हम करते हैं, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, ना ही वो जिम जाते हैं, ना ही वो प्रोटीन लेते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, 12-13 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है, वो गिर जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। सर, इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? देखिए, जो कम उम्र में जो बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं वो इस वजह से नहीं आ रहे कि उनकी ब्लड सप्लाई उनके एक डिजेनरेटिव प्रोसीजर के थ्रू कम हुई है। उन बच्चों में कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आते हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, वो उनको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और जिस तरीके से ये होता है कावासाकी डिजीज़ और टाकायासु डिजीज़, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो धमनियां जो होती हैं खून की, उसमें स्टेनोसिस पैदा करती है। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, या रास्ते का जो रास्ता है उसको पतला कर देती हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। ये भी बहुत अहम पॉइंट डॉक्टर साहब ने बताया और ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। मैं अब आपका रुख करूंगा। छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो ये भी समझना ज़रूरी होता है, जब बच्चों की फीडिंग कराई जाती है या बच्चा जब सो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए स्वेटिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, एक ज़रूरत से ज़्यादा जितना आना चाहिए नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, इसको किस तरीके से समझा जाए? इसके जो है, इसको आप क्या समझें हम कि ये पसीना क्यों आ रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? जी देखिए, बच्चे कभी भी मिनी एडल्ट्स नहीं होते हैं जी।
हमारा जो बड़े लोगों का जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनका दिल 1 मिनट में 140 बार, यानी हमारे से दुगना धड़कता है। ऐसे ही जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है हमारी 1 मिनट में 12 से 16 होती है, जबकि इनकी 30, 35, 40 तक होती है। तो ऐसे में बच्चे का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। वो आप देखेंगे कि हर 2-2 घंटे में वो दूध पी करके पचाता है और फिर अगली फीड के लिए तैयार हो जाता है। तो जब मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है तो अगर आपको अपनी धड़कन 140 पे पहुंचानी होगी तो आपको उतना दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप दौड़ेंगे तो आपको पसीना आएगा। तो आम तौर पे भी जो बच्चे होते हैं उनको हमसे आपसे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है और उन्हें पसीना ज़्यादा आता है। तो किसी एक सिम्टम को अलग से स्टैंडअलोन नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चे को दूध पीने में भी तकलीफ हो रही है, बच्चे का वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, उसके अलावा जरूरत से ज्यादा पसीना भी आ रहा है जी। तो 2-3 साइंस का कॉन्स्टेलेशन मिलाकर के ही इस चीज को उस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, बेहद अहम बात। मुकेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। हमने देखिए बीमारी की बात कर ली कि किसमें क्या होता है, लेकिन अब हमें ये समझना जरूरी है सर कि जो कम एज के बच्चे हैं, जो 18-20 साल के अंडर में आते हैं, जो टीन एज में होते हैं, इनको जो हार्ट से संबंधित बीमारियां होती है, इनसे ये लड़के, ये बच्चे खुद को कैसे बचा सकते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये समझना आपसे बेहद जरूरी है सर। देखिए, जैसे डॉक्टर शालिनी ने बताया था और आपने भी एक शुरू में हमें बताया था कि आनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं बच्चों में। तो इसको हम अमूमन तौर पे 2 भागों में बांटते हैं, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब है जो बाद में आई है बच्चे में। उसमें जो ज्यादातर कॉमन है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज है। रूमेटिक हार्ट डिजीज 5 साल की उम्र में जब बच्चों को इन्फेक्शन होते हैं गले के, वो स्पेशल एक बैक्टीरिया होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन, और ये टाइमली नहीं ट्रीट किया जाता। कुछ ऐसी जगह है, कुछ रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं मिल पाती है बच्चों को। तो ये इन्फेक्शन की वजह से हमारे अंदर ऑटोइम्यून बॉडीज जनरेट हो जाती हैं, और ये ऑटोइम्यून बॉडीज जो है हमारे हार्ट के टिश्यू को खाना शुरू कर देती है। उसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। ये इन्फेक्शन हुआ था 5 साल की उम्र में, लेकिन ये इसके इफेक्ट जो आएंगे वो 20 से 25 साल की उम्र में जाके आते हैं। ये ज़्यादातर वाल्व्स को खाती है। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, मुख्यतः 2 वाल्व पे अटैक करती है, मैटल वाल्व और एओर्टिक वाल्व। मैटल वाल्व पे जब अटैक होता है तो इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, ये एक्सर्शन नहीं कर सकते, दौड़ भाग नहीं सकते। और अगर एओर्टिक वाल्व पे अटैक होता है तो उसमें सांस लेने में तो दिक्कत होती है, साथ में ब्रेन की सप्लाई हैम्पर होती है और इनको बार बार सिनकोप्स होते हैं। सिनकोप का मतलब है कि खून की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं बच्चे। तो ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है ये एक्वायर्ड है, ये सिर्फ प्रिवेंशन से रोकी जा सकती है। बचपन में अगर हम हैंड हाइजीन बच्चों को सिखाएं, टाइमली उनका फेरेंजाइटिस को ट्रीट करें, एंटीबायोटिक कवरेज दें, तो ये रूमेटिक फीवर आगे नहीं होगी। और रूमेटिक भी ऐसा नहीं है कि सिंगल एपिसोड आपको हार्ट डिजीज पे लेके जाएगा, इस पे भी मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज के भी अटैक आता है, अगर टाइमली नोटिफाई कर लिया जाए, पेरेंट्स उसको सही डॉक्टर के पास ले जाए, तो उसमें पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं जिससे वो कंट्रोल रहता है। और जो हो सकता है, जो सर्जरी आपको 25 साल की उम्र में जरूरत पड़ रही है, उसको आप डिले करके 50 साल तक ले जा सकते हैं। ये थी एक्वायर्ड डिजीज। दूसरी है आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या है कि आज जो हमारी बर्थ रेट है, हर 1000 बच्चों में 9 बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखी जाती है। और ये इसमें से कुछ 15% 20% डिजीज ऐसी होती हैं जिनको फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही एड्रेस करना है, उनको ट्रीट करना है, उसमें इंटरवेंशन करनी है। बाकी कुछ ऐसी हैं जो धीरे धीरे आप लेटर ऑन करा सकते हैं, वो सिंपल हार्ट डिजीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं जिनको आप धीरे धीरे करते हैं। तो जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, राजस्थान में और जो और दूसरे प्रदेश हैं उनमें उसमें वो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो वो डिजीज़ उनके कैरी फॉरवर्ड होते होते वो 20-25 साल के हो जाते हैं। वो हार्ट डिजीज़ उनमें ज़्यादा कॉमन है। एक अहम चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हमको ये पता भी होना बेहद ज़रूरी है कि हमारा हार्ट जो है कितना स्वस्थ है, कितना नहीं है। तो उसके लिए क्या हर एक व्यक्ति को समय समय पर अपने हार्ट के टेस्ट वगैरह कराते रहने चाहिए, या फिर अच्छा हेल्दी खाना खाकर आप कह सकते हैं कि नाउ आई एम ओके? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चा पैदा होता है तो आजकल तो जो ट्रेंड है वो ये है कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है 18 वीक के आसपास, और तभी पता चल जाता है बच्चे में क्या हार्ट डिजीज है। तो जो माताएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं
या जो प्रेग्नेंट ऑलरेडी हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि हमें ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। इससे पहले भी एक लेवल 1 टेस्ट होता है, क्वाड्रुपल टेस्ट भी होता है, जो 11 से 13 वीक में ये बता देता है कि बच्चों को में क्या आनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सिंड्रोम्स भी हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, ये 13 वीक पे ही पता किया जा सकता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो बहुत एडवांसमेंट है, जहाँ पे आपकी जीन स्टडीज, जीन सिक्वेंसिंग, माइक्रो एरेज, ये सारी पद्धति से आप पता कर सकते हैं कि माँ बाप के जीन में कुछ डिफेक्ट है तो बच्चों में क्या आ सकता है। लेवल 2 जो है वो आइसोलेटेड बच्चे में अगर कोई डिजीज़ है उसको भी पता कर देता है। उसमें बच्चे के नैन नक्श बनना शुरू हो जाते हैं, उसका हार्ट दिखना शुरू हो जाता है, हार्ट मैच्योरेशन लेवल पे आ जाता है, तो डिफेक्ट पकड़े जा सकते हैं। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो माताएं प्रेग्नेंट हैं या जो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, उनको उस लेवल के इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, तो उससे पता चल जाएगा। बाकी जो बच्चों में, जैसे डॉक्टर शालिनी ने बताया कि बच्चों में खान पीन में दिक्कत आती है, बच्चे कंटिन्यूस फीड नहीं ले पाते, इन जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, वो भी बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, वो कंटिन्यू नहीं पी पाएंगे। दूसरा, फॉरहेड पे पसीना उनको आना ही है, तो ये है कुछ जो देखने की चीजें हैं। दूसरा, कुछ हार्ट डिजीज ऐसी हैं जिसमें नीलापन बढ़ता है, और ये नीलापन बढ़ता है यूजुअली 2 महीने के बाद। जब बच्चा छोटा है उससे 2 महीने के बाद नीलापन बढ़ना शुरू होता है, और ये बढ़ते बढ़ते उस कदर तक पहुंच जाता है जहाँ पे बच्चा बेहोश होकर गिरना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिनको हम साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। तो हार्ट डिजीज को जो कंजेनिटल है उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, साइनोटिक एंड ए साइनोटिक। साइनोटिक मतलब नीलापन, ए साइनोटिक मतलब नीलापन नहीं है लेकिन उसमें सांस फूलने की दिक्कतें रहेंगी। तो जो बच्चे बार बार इन्फेक्शन होता है, जिनको बार बार URI LRI होता है, लंग इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, बार बार भर्ती हो रहे हैं, दैट मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही, तो उनको हमें इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी है। और जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो है इको, जिससे हमें हार्ट की पूरी एनाटॉमी के बारे में एक आइडिया लग जाता है, जानकारी मिल जाती है, और ये जानना समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मैं रुक करूंगा डॉक्टर शालिनी पांडे जी, क्योंकि ये बात हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं कि बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। अब आफ्टर कोविड की जब बात होती है तो इन बिटवीन जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चे का जन्म होने वाला होता है या जिन बच्चों का जन्म होता है, अगर वो माँ बाप कभी कोविड पॉजिटिव रहे हों और वो बहुत मुश्किल से उन्होंने जो है अपनी लाइफ बचाई हो, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं, वो बच्चे जो जन्मे होते हैं, तो क्या इन बच्चों में ज़्यादा खतरा होता है इन चीज़ों का आफ्टर कोविड? क्या उसका असर इन बच्चों पर भी पड़ सकता है अगर हम जेनेटिक वे में इसको देखें तो? थैंकफुली हमारे देश में बच्चों में कोविड बहुत कम हुआ, और प्रेग्नेंट लेडीज जो बाद में प्रेग्नेंट हुई या उस दौरान जिस दौरान कोविड था, उसमें न्यूबॉर्न बेबीज पे या बच्चों पे असर बहुत कम देखने को मिला। लेकिन बच्चों में एक बहुत यूनिक कोविड की सिचुएशन होती है जिसको कि MIS-C कहते हैं, जिसमें कि एक मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो बच्चे को एक्चुअल कोविड के सिम्टम्स तो नहीं होते, लेकिन जब आज उसको सपोज कोविड का एक्सपोजर हुआ, उसके घर में कोई था जिससे उसको कोविड मिला, तो लगभग 6 हफ्ते से 3 महीने 6 महीने के बीच में उसको सडनली एकदम से बुखार बहुत तेज आना शुरू होता है। और तब जो उसकी खून की नसें होती हैं उसमें एक वाइड, और जो कि हार्ट का भी एक ऐसा होता है कि मायोकार्डाइटिस या हार्ट के इन्फेक्शंस या सारी खून की नसों में एक इन्फेक्शन सा फैल जाता है, जो कि जगह जगह जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता है। तो कुछ बच्चों में ये MIS-C सिंड्रोम भी देखा गया चिल्ड्रन में, उनमें हार्ट की समस्या ज़रूर देखी गई। लेकिन प्रेग्नेंट विमेन को या न्यूबॉर्न बेबी को एज सच डायरेक्ट कोविड से डायरेक्टली कोई ऐसा इतना ज़्यादा दिक्कत इस बार नहीं देखी गई, जो कि एक चमत्कारी कहा जा सकता है। ये एक अच्छी चीज़ रही हमारे देश में कि बच्चों में खैर इतना ज़्यादा नहीं फैला। कई सारे देशों में हमने देखा कि बच्चे बाकायदा जो है अच्छी खासी संख्या में उनकी मौत हुई है, छोटे छोटे बच्चों की इस कोविड की वजह से, क्योंकि वो नहीं संभाल पाए इस सिचुएशन को। सर, मैं आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूँगा। हम जब हार्ट अटैक की बात करते हैं या दिल की किसी बीमारी की बात करते हैं तो ये भी बहुत चर्चा होती है, विशेष तौर पर 28, 30, 40 साल के एज तक के लोग जो है जो खर्राटे लेते हैं। अब कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं वो भी एक सिम्टम है हार्ट से संबंधित बीमारियों का। इज दैट ट्रू सर? देखिए, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हार्ट अटैक से, लेकिन हाँ इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि जो लोग खर्राटे लेते हैं उनमें ज़्यादातर ये पाया गया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े हाई रहते हैं, और कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जो आपकी नाड़ियों को ब्लॉक करता है, जो कि आपको हार्ट अटैक के लिए प्रोन करता है। लेकिन कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और खर्राटे जो हैं वो अर्ली एज में, क्या अभी तो छोटे बच्चे भी लेते हैं, और जो ओबेसिटी जो है इसका एक मेन रीज़न है।
तो ओबेसिटी को अगर आप देखेंगे, खराटे और ओबेसिटी ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। छोटे बच्चे भी खराटे ले रहे हैं, ओबेसिटी है, फैट डिपोजिशन है जो आपके नेजल पैसेज में जमा है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन से वो खराटे जनरेट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेटिव चीज़ है कि जहाँ हम पकड़ सकते हैं खराटे ले रहा है, इसका मतलब ओबेसिटी काफ़ी है, फैट लेवल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल हमें चेक कराना चाहिए और हमें उसका इलाज कराना चाहिए। तो हाँ, उससे आप पकड़ सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा प्रोन है। बड़ी चीज़ है। और ये मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आजकल जो है ये मादक पदार्थों का जो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, चाहे अल्कोहलिक होते हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यंग एज में आजकल जो है लड़के मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो है शो ऑफ के चक्कर में सिगरेट पी रहे हैं, कोई किसी वजह से सिगरेट पी रहा है, किसी ने इसको आदत बना ली इसलिए अब छूट नहीं रही है। क्या ये बहुत बड़ा कारण है कि आजकल जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा हार्ट की बीमारियों में पड़ती जा रही है? आपने जो प्रश्न किया है उसका आंसर उसी में ही है कि जो स्मोकिंग करते हैं वो हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि निकोटिन डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है आर्टरीज पे, धमनियों पे, और उनको सिकोड़ देती हैं। अगर जिसकी स्मोकिंग जितनी ज़्यादा है उसको उतना ही ज़्यादा चांस है हार्ट अटैक आने का, क्योंकि उनकी नाड़ियाँ जो हैं हार्ट से लेकर के किडनी, लीवर, सब जगह वो सिकुड़ जाएंगी और उनको मल्टी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही है। दूसरा मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो आप स्मोकिंग की धुआं देखते हैं उस उतनी ही डेंजरस हमारा पॉल्यूशन भी है, और डे बाय डे जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और जो हमारा पेट्रोलियम फ्यूल की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक इसमें फैक्टर है, कंफाउंडिंग फैक्टर है जो हार्ट डिजीज़ को बढ़ावा दे रहा है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसमें इंटरजेक्ट करना चाहूँगी। जो सेकेंडरी एक्सपोजर हो रहा है, जो लोग अपने घर में स्मोकिंग कर रहे हैं और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी इनडायरेक्टली स्मोक का एक्सपोजर होता है और सिमिलर सिम्टम्स फिर वो चाइल्डहुड से ही उनकी नसों में तरह तरह के चेंजेस होते हैं। तो सर ने बिल्कुल सही ये बात कही। मतलब पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक है एक्टिव स्मोकिंग से, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसा कि मैम ने बताया, आप लोग भी ध्यान रखिए, जो भी स्मोकिंग करता है विशेष तौर पर बच्चों से तो बहुत दूरी बनाकर रखें अगर आप करते हैं तो, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा असर छोटे मासूम बच्चों पर पड़ता है और आगे चलकर उनको आपके द्वारा दी गई इस धुएं का बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, कृपया करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। ये मैम मेरा ना 15 महीने का लगभग बच्चा है, 15 महीने का हो गया है। तो जब वो रोता है, जब वो बहुत चीख के रोता है ना, तो खांसने लगता है अचानक से, और वो बहुत जैसे ठसका लगने वाला खांसना होता है ना, वो उस कंडीशन में खांसता है। और ये प्रॉब्लम साथ इसके साथ 2, 4, 6 महीने से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि जब वो बहुत तेज रोता है, नॉर्मल तो रोना ठीक है, रो के चुप हो जाता है, बट जब चीखता है तो वो खांसने लगता है। तो क्या इसका क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या है? क्या बच्चे को बार बार खांसी जुकाम इत्यादि ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चों के मुकाबले? नहीं, ऐसे तो उसको कोई ऐसे वायरल की इश्यूज तो नहीं है। वो तो जनरली जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा 2-4 दिन के लिए तो होता है, बाकी ऐसा कभी कोई इशू नहीं रहा है कि बहुत लॉन्ग उसको। देखिए, खांसना एक लार्जली जो है वो लंग्स की एक प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि फेफड़े में कभी कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, या नाक में, या एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में हो, बट खांसना पर से हार्ट का उतना ज़्यादा नहीं होता। बच्चा अगर रोता है, सांस रोक लेता है, नीला पड़ जाता है, उसके बाद बेहोश हो जाता है, ये साइन ज़रूर हो सकता है एक हार्ट का। लेकिन अगर बहुत चीखता है और खांसने लगता है तो शायद इसको लंग्स के इवैल्यूएशन या फेफड़े के इवैल्यूएशन की ज़रूरत हो सकती है। तो ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। बड़ी चीज़ है। और सबसे अहम चीज़ ये कि डॉक्टर से डिस्कस करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि आजकल लोग जो है वो घरेलू उपाय, घरेलू नुस्खे ज़्यादा करने लग जाते हैं। ये भी मैं मान सकता हूँ कि आयुर्वेदिक में चीज़ें हो सकती हैं, ठीक हो सकता है इन चीज़ों से, लेकिन हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। खुद ही जो है इसमें डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, ये बहुत अहम चीज़ है। मुकेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं स्मोकिंग की, हम लगातार बात कर रहे हैं इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की। अब ऐसे में एक आम व्यक्ति हमारी एज का अगर अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहे और चाहे कि उसको बार बार डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े, उसको पैसे ना खर्च करने पड़े, तो किस तरीके से हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं इस सामान्य जीवन में? सर देखिए, जो इस तरीके के जो लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वैसे तो व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारे मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आप इतना घंटा ये करिए, इतना मिनट ये करिए, इस तरीके से खाना खाइए। लेकिन जो बेसिकली जो आप मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दिन भर जो एक्सरसाइज ही करता रहे, लेकिन 40 मिनट्स का वॉक बहुत इसेंशियल है। दूसरा, आपके जो डाइट है उसमें आपके फाइबर ज़रूर होना चाहिए,
जो कि आप स्प्राउट्स खा करके, या आप जो है फाइबर के लिए फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स कच्चे खा सकते हैं। ये आपका डाइट का पार्ट होना चाहिए। तीसरा ये कि आपकी कोई बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। और चौथा है कि आपका स्ट्रेस फैक्टर जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जिसकी वजह से हार्ट्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। टाइम से ना सोना, रात भर मोबाइल पे लगे रहना, या आप कंटिन्यूस टीवी देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये अगर आपने स्ट्रेस कम कर लिया, क्योंकि चूंकि स्ट्रेस जो है आपको कंटिन्यूसली एड्रेनलिन रश दे रहा होता है, आपकी बॉडी में स्टेरॉइड लेवल्स को एक ऊपर लेवल तक मेंटेन रखता है, और जितना बॉडी में स्टेरॉइड लेवल जितनी देर के लिए रहेगा उतनी ही आपकी आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, उतने ही आपके ऑर्गन फेलियर होंगे, हार्ट अटैक्स की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेस मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा कल्प्रिट है। डाइट मॉडिफिकेशन नेसेसरी है, और 40 मिनट्स वॉक इज एसेंशियल। बहुत अहम चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई है कि भाई वॉक भी करना है, फाइबर युक्त खाना भी आपको लेना है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बैड हैबिट से दूर रहिए, साथ ही साथ में चिंता चिता के समान है, यह हमेशा कहा जाता है, इसलिए चिंता से बचिए। चिंता करेंगे तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी हार्ट से जुड़ी बीमारियों की। बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपका वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। और डॉक्टर शालिनी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जी राजस्थान को समय देने के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि हार्ट से संबंधित बीमारियाँ सिर्फ हमारे जैसे युवाओं को नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों को भी हो सकती हैं। उनको अगर ये बीमारियां तो कैसे आप पहचान सकते हैं, इस बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। इस एपिसोड में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हम सभी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।